हेलो बच्चों, वेलकम है। आप सभी का स्वागत है दोबारा से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर, केस बेस्ड 4 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर, समझ रहे हो। आज हमारा जो खेल होगा वो होगा 3, 4, 5 नंबर का। ठीक है, हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको पता है, अगर आपने 2025 का अगर एग्जाम पेपर आप लोगों ने देख लिया तो आपको पता है कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस बार पूछा गया है। हम देखेंगे कि हमारी रियल अप्रोच उस क्वेश्चन के लिए कैसी होनी चाहिए। तो आइए चलो बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा शॉर्ट बेस, केस बेस, आप सब जानते हैं, ये चीज लिखी हुई होती है। ये एनालिसिस आपने प्रीवियस लेक्चर अगर देखा है तो उसमें आप देख चुके होंगे जो भी आपके एनालिसिस है। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, कितने नंबर का स्टार्ट हो गया हमारे पास, लिख देते हैं यहाँ पे। जो हमारी कहानी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, कितने नंबर की हो चुकी है हमारी जो कहानी स्टार्ट हो चुकी है। शॉर्ट आंसर बोले तो 3 नंबर, केस बेस्ड बोले तो 4 नंबर, लॉन्ग बोले तो 5 नंबर। तो 3, 4, 5 नंबर का खेल हमारा चालू हो गया है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इधर ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा कॉइल दिख रखा है, कॉइल 2, एक कॉइल 2 दिख रहे हैं आपको, मोटिव नहीं है ये। चलिए, तो हमारे से कह रहा है टू कॉइल्स 1 और 2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कॉइल 1 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, जस्टिफाइंग योर आंसर। निकालना किस में है, कॉइल तो चाहे जो भी है, हमारा कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए, कॉइल 1 पे। कॉइल 1 पे हमने जो आसपास जो हलचल होगी उसका असर बताना है। ठीक है, ओके, तैयार हो? चलिए, तैयार हो तो चलिए आ जाइए। तो कॉइल 1 को मार्क करके रख लो, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। कॉइल 1 को हमने मार्क करके रख लिया, हमारी आंखों के सामने है। ठीक है, फिक्स हो गया, चलो। ठीक है, तो पहले है हमारे पास जस्टिफाइंग आंसर, कॉइल 2 इज मूविंग टुवर्ड्स कॉइल 1। अब कॉइल 2 को अपना ने क्या किया, धक्का मारा घर से बाहर निकालने के लिए। जैसे हमने घर से बाहर निकाला तो इसको रास्ते में कॉइल 1 मिल गया। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो सबसे पहले तो कॉइल 1 को देखो, तो कॉइल 1 में पहले करंट कहां बह रहा होगा। फिर दूसरे केस में निकालना है कॉइल 2 इज मूविंग अवे फ्रॉम कॉइल। अब जैसे घर से बाहर किया वापस घर की तरफ आ रहा है। द रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद कॉइल 2 इज कीप इंक्रीजिंग। अब कॉइल 2 में क्या है, रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा रहा है। तो 3 केस है क्वेश्चन में, हमें डायरेक्शन बताना है। तो अगर आपको हिंदी में पढ़ने का है तो पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। देखो, 2 कुंडलियां 1 और 2 एक दूसरे के निकट स्थित हैं, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है। अपने उत्तर की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित प्रत्येक परिस्थिति में कुंडली 1 में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। कुंडली, ठीक है, प्रेरित धारा निकालनी है कुंडली 1 में। ठीक, अच्छी कहानी। चलें, 3 केस हमारे पास है। पहला केस है जब कुंडली 2 को हम उठा के क्या करेंगे, कुंडली पास ले जाएंगे, 1 के पास ले जाएंगे। दूसरे केस में हम कुंडली 2 को 1 से दूर ले जाएंगे, और तीसरे केस में हम कुंडली 2 का क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। ठीक, चल सबसे पहले कुंडली 2 को देखिए, जो हमारे पास है कॉइल 2। इसको थोड़ा सा देखिए, देखा, आंख खोल के देखा आप लोगों ने। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन एक्चुअली है किसी सोर्स की वजह से, किस डायरेक्शन में, कहां वो दिख रहा है आपको, पॉजिटिव एंड कहां है, बैटरी का एक छोटा सा पॉजिटिव एंड आपको दिख रहा है। तो करंट जो होगा हमारा इस डायरेक्शन में बह रहा है, यानी एन एम की ओर बह रहा है, एन से एम की ओर फ्लो कर रहा है। तो कॉइल क्या है, ऐसे है, घूम रहा है इधर, मतलब इधर को जा रहा है। अब करंट इधर को जा रहा है, तो इधर को मतलब ऐसे करके घूम के जा रहा होगा, ये। तो अगर करंट ऐसे करके जा रहा है, आई से करके जा रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ को आ गया ना अंगूठा, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ को आ गया। अब मेरी तरफ को कब आएगा, जब ये एंड मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा। तो ये अगर नॉर्थ बनाएगा तो इधर वाले को साउथ बनाना चाहिए। यही तो है, यहां से बाहर की ओर निकल रहा है ना, यहां से बाहर की ओर निकल रहा है। तो ये वाला हिस्सा कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर आप देखोगे तो इधर को, यहां से आप देखोगे जैसे बाहर को जाते हुए, आप यहाँ पे से देखोगे तो अंदर को जाते हुए, यानी कि साउथ पोल बनाएगा सर। तो अगर आप इसको इसकी तरफ भगाते हो, चल भाई, तो इसकी तरफ कॉइल 1 की तरफ कौन जाएगा, साउथ पोल जाएगा। क्या बोलते हो, कॉइल 1 की तरफ कौन जाएगा, साउथ पोल जाएगा ना। तो साउथ पोल की वजह से इसको क्या कराना पड़ेगा, क्योंकि लेंज ने कहा था ये अपने जो भी पैदाइशी है जिससे भी आता है ये उसका विरोध करता है। तो विरोध करेगा, ये विरोध किया इसने, तो साउथ का विरोध कौन करता है, साउथ करता है। तो साउथ बनाने के लिए करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। समझे, ये चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, साउथ सामने आएगा तो साउथ का अपोज करने के लिए साउथ ही बनेगा, और साउथ की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में होती है। जब दूर जाएगा सेम सिचुएशन, जब दूर जाएगा तो साउथ, दूर जाएगा तो नॉर्थ बनाना पड़ेगा। दोनों केस में अपोजिट। तो पहले वाले केस का जो आंसर होगा, इंड्यूस करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, साउथ क्लॉकवाइज, मैंने यही तो बोला आपको, साउथ क्लॉकवाइज ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल 2, द फेस अप्रोचिंग टू द कॉइल 1 बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। जो इसकी तरफ को जाएगा, जो फेस कुंडली का या आपका जो भी बोलते हैं इसको, कॉइल का 2 की तरफ 1 की तरफ जा रहा है, वो साउथ लेके जा रहा है, तो साउथ को उधर से वो साउथ से धक्का मार रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करना पड़ेगा। दूसरे केस में सेम अपोजिट, जब दूर जा रहे हो तो उसका अपोजिट भाई। तो दूसरी केस में हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ये अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में घूमना, जिसको हम घड़ी की दिशा में, तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। कैसा बोलते थे मेरा? दक्षिणावर्त। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, उल्टी हाथ की तरफ। कैसे बोल देते हैं बेटा? उल्टी हाथ की तरफ। ठीक है, समझ गए? समझ गए तो हिंदी वाले भी समझ गए और इंग्लिश वाले भी समझ गए। ठीक है ओके, तो कोई दिक्कत थी इसमें? कोई परेशानी नहीं थी? क्या चीज याद रखनी है कि क्या चीज याद रखनी है? हमेशा याद रखना साउथ पोल और नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड जहां से बाहर को निकलता है तो नॉर्थ से ही बाहर को निकलता है, तो नॉर्थ पोल। जहां से अंदर की ओर जाता है वो साउथ पोल। ठीक, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो रहा है, यहां से निकल के इधर की ओर जा रहा होगा, अंदर की। ठीक है, तो ये अंदर की ओर जा रहा है और ये अंदर की ओर जाना बढ़ रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए बाहर की ओर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, साउथ आ रहा है तो साउथ बनाना पड़ेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर ए बी पार्ट हो गया। अब सी वाले पार्ट में है, जब हम क्या करेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस, दोनों को स्टेशनरी रखेंगे, रुका हुआ रखेंगे। अब इसका जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाया जाएगा, तो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अब करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, अभी आ रहा है। पहले कॉइल इसी की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कॉइल 2 की ही बात कर रहे हैं। इसी में करंट फ्लो करने की वजह से इसमें सेल्फ इंडक्शन आ रहा है, तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आया। लेकिन अब जब आप इसको इंक्रीज कर दोगे, किस चीज को इंक्रीज कर दोगे? जब आप इसके रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को, वेरिएबल प्रतिरोध को आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, तो ये उसका भी अपोज करेगा। इंक्रीज होने की वजह से करंट कम होगा, ये उसका भी अपोज करेगा कि कम कैसे हो रहा है, तो उसके भी अपोजिट में डायरेक्शन में करंट बनाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हर एक चीज का अपोज करता है जिस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये बढ़ने का अपोज करेगा, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो कम होने का भी अपोज करेगा। फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये कम करने की कोशिश करेगा, और फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये कम करने की कोशिश करेगा, कम हो रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, कब कैसे बढ़ा पाएगा भाई? तो इंड्यूस्ड करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन till the resistance in coil 2 is increasing। जब तक इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तब तक क्या होगा? जो करंट की डायरेक्शन होगी कैसी होगी? आपकी एंटी क्लॉकवाइज। द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल 1 इज डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि जो 1 से रिलेटेड है मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा, क्योंकि इस बेचारे की वजह से, करंट की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स आया। अब वो फ्लक्स क्या हो रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। फ्लक्स डिक्रीज का ये बेचारे को बढ़ाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, hence the according to the length of current will be induced in coil 1 momentarily and after that no induced current will be in coil। कुछ समय के बाद उसमें करंट नहीं होगा। सिंपल सी बात, बहुत प्यार से इस चीज को समझ लो। डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहीं पे खत्म होता है, 2025 का है। शानदार क्वेश्चन। 2015 वो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा 2025 का है, कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाता था, इसी साल पूछा गया है इस, और ये एनसीईआरटी में गिवन है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी मिल जाएगा। तो इसने बोला रॉड ऑफ लेंथ आर, एक रॉड है लेंथ आर की, रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड ओ एंड परपेंडिकुलर इट्स लेंथ। ठीक है, with a constant angular velocity omega in a uniform magnetic field B parallel to the axis, obtain the expression for the EMF induced between its end। क्वेश्चन कहना चाहता है लंबाई r का कोई छड़ OQ अपनी लंबाई के लंबवत तथा सिरे O से गुजरने वाले अक्ष के परितों किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में जो छड़ के अक्ष के समांतर किसी नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कराई गई है, छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहले क्वेश्चन आप समझे,
तो हमने मोशनल ईएमएफ के केस में हम क्या पढ़ते हैं, मोशनल ईएमएफ में हम पढ़ते थे कि किसी रॉड को, रियल प्रॉब्लम, किसी रॉड को किसी पटरी की तरह उधर कराया तो हमारे एक बीएलवी करके ईएमएफ आता था, आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो। तो क्या होता था कि ये हमारे पास एक रॉड रखी हुई, एक रेल की पटरी ऐसी होती थी, उसमें अगर मैं रॉड को ऐसे ऐसे खिसकाऊं तो चेंज इन एरिया की वजह से क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। फिर बाद में हमें ऐसा पता चला कि एक्चुअली में वो एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी रॉड को भी हम घुमाएंगे तो भी हमारा इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ये अब जानते हैं। तो अब वो ऐसे आगे पीछे ना घूम के वो रॉड क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है, सर्कुलर एंड हो रहा है। तो इस केस में आपको ईएमएफ निकालना है। तो मैं आपको बताऊं, जो केस है हमारे पास कुछ ऐसा है, ये गोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी आपकी मर्जी है, आप अंदर को मानो बाहर को मानो, आपकी मर्जी है। ये रॉड पहले ऐसा है, अब ये कुछ एरिया सेलेक्ट करेगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इतना एरिया, इतना फ्लक्स बढ़ गया ना इससे रिलेटेड, तो इतना फ्लक्स बढ़ गया इस एरिया से रिलेटेड, तो यहाँ पे फिर ऐसे पूरा घूमेगा तो हमें फ्लक्स बताना। इसकी घूर्णन की वजह से इसने फ्लक्स चेंज किया। हमें पता है फ्लक्स कैसे डेवलप होता है, देखो हमने 2-3 तरीके देखे थे ना, या तो एरिया फ्लक्स, जो इंड्यूस्ड करंट है, जो प्रेरित धारा है, वो किससे, फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से आती है। तो फाई बराबर होता है हमारे पास बी ए। तो या तो एरिया बदलो या तो मैग्नेटिक फील्ड बदलो, दोनों में से एक चीज करो, आपका फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से ईएमएफ आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा होगा, एरिया चेंज हो रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इसने क्या बोला, with a constant velocity omega with a uniform magnetic field be parallel to the axis, और एक्सिस के कैसे है, पैरेलल। मेरी बात को ध्यान से समझिए, बहुत प्यार से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, देखिए हमें एक चीज तो देखो, जिस बच्चे ने इसका डेरिवेशन पहले पढ़ा है कि उसको पता है जो आंसर आना है, ठीक है, वो क्या है, उसको पता है वो आंसर आता है बीएलवी। किसके केस में आता है बीएलवी, जब हम इसको इस तरीके से किसी रॉड में घुमाते हैं ना, रॉड को ऐसे v वेलोसिटी से गति कराते हैं, जब हम ऐसे प्रॉब्लम। लेकिन इस केस में होगा तो ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। हमें पता है हमें निकालना है ईएमएफ, तो चेंज इन ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, अब इस पे एक चीज है, इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी एप्सिलॉन, यानी छोटा सा हम क्या करेंगे, इसका ईएमएफ की बात करेंगे, छोटा सा ईएमएफ जो किसी एक सेकंड पे हुआ है उसको पूरा इंटीग्रेट करके हम टोटल ईएमएफ निकालेंगे। तो कहां से कहां तक गया, कहां से कहां तक, 0 to r, कहां से, 0 से r की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 0 to r तक, क्या हो जाएगा, बी ओमेगा आर डी आर। ये बी ओमेगा आर कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि बी एल बी होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है, बी एल बी होता है, ठीक है, ओके। पूरे रॉड के अक्रॉस जो बी एल वी, उसके मैग्नेटिक फील्ड, उसके लेंथ और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आ जाएगी, जो मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी, जो हमको पता है ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे हम v तो रख नहीं सकते, तो हमको एक चीज और पता है कि v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ओमेगा r रख देंगे, ठीक है, क्या रख देंगे, ओमेगा r या r ओमेगा। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, v b l, तो l के हमारे पास छोटा सा dr की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, छोटे से dr की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी आता है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन करो तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये तो अब था ही आपका एक तरीका है। अब आप चाहें तो आपके तरीके से हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बताऊंगे दूसरा तरीका, बिल्कुल एक्चुअली में हम दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं, हमको पता है, ठीक है। यहाँ पे हम सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे हम सेकंड मेथड की बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड मेथड की बात करो, आप कैसे निकालोगे सर, चलो मैं अपनी तरफ से एक बता देता हूँ सेकंड मेथड, ठीक है। आपको पता है ये जो क्वेश्चंस है इनके सॉल्यूशन आपको हैंडआउट पे भी जरूर मिलेंगे, बिल्कुल जाकर उनको डाउनलोड कीजिए, उसको भी पढ़ना, उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, सेम क्वेश्चन भी मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, कृपया करके जाके उनको डाउनलोड कीजिए, उनसे पढ़िए, सारे 2025, 23, 22 सबके क्वेश्चन मिल जाएंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो सेकंड मेथड की बात करें तो हम जानते हैं जो एप्सिलॉन होता है ये ऑलवेज क्या होता है, डी फाई ओवर डी टी, यही होता है, बट इसमें नेगेटिव साइन होता है। और हम जानते हैं तो d डिवाइडेड बाई ये कितना होता है, बी ए होता है डिवाइडेड बाई डी टी। जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो cos थीटा का हमारा कोई मतलब भी नहीं होता, ठीक है।
अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसने यूनिफॉर्म बोल दिया, ये तो मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट हो गया d/dt। अब क्या इसमें एरिया चेंज हो रहा है? तो यहाँ पे से मेरे प्यारे बच्चों एरिया कितना होगा, मान के चलो स्टार्टिंग में छोटा सा एरिया हल्का सा चला तभी तो ईएमएफ आएगा। अपनी एक्चुअल पोजीशन थी इसकी यहाँ पे था, जब इतना चला मान के चलो डी थीटा चला तभी तो ईएमएफ पैदा होगा, सबसे छोटा जो सबसे पहला ईएमएफ आया होगा। तो उस केस में हम एरिया कितने निकालते हैं? तो हम किसी भी सेक्टर के एरिया कैसे निकालते थे? θ/360 या θ/2π लिख लो। θ/2π इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। आर तो कैपिटल आर है ना, ठीक है, कैपिटल आर है, रेडियस तो वही रहेगा, तो पाई से पाई उड़ाओ तो एरिया कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, θr²/2। तो क्या हम यहाँ पे एरिया जो वेरिएबल है θr²/2 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, θr²/2 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं θr²/2। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ dt/d थीटा कितना होता है? dθ/dt कितना होता है? तो ये हो जाएगा -b r², तो मेरा प्यारे बच्चों कॉमन है नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू dθ/dt। अब मेरे को एक चीज बताओ, थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को बताओ थीटा क्या होता है? थीटा बराबर क्या होता है? dθ/dt। अब थीटा को हमको अगर यहाँ पे थीटा इस केस में देखें, जब किसमें एंगुलर वेलोसिटी के केस में देखें, तो हम इसको आर ओमेगा के टर्म में लिख सकते हैं या आर टी के टर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखूं क्या इसको, थोड़ा सा अगला पेज ले लूं क्या इसके लिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फाई की वैल्यू आई वो कितनी आई, वाई बी कॉमन, r² कॉमन, माइनस तो था ही dθ/dt, यही आई, बिल्कुल यही आई, यही आई, यही आई, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे से अगर हम जानते हैं s = r θ होता है, s = r θ होता है, हमको पता है s बराबर r θ होता है। लेकिन अगर तुम थीटा की बात करो, अगर थीटा की बात करो, ओमेगा की बात करो, तो ओमेगा बराबर कितना होता है? ओमेगा बोले तो एंगुलर वेलोसिटी θ/t, तो d ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? dθ/t, है ना। अब dθ/t का टोटल डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास ओमेगा ही आएगा। इंस्टेंटेनियस बोले तो ओमेगा की ही बात करेगा नहीं करेगा? मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे तक कोई भी दिक्कत हो रही है तो बताओ। तो dθ/dt भी हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -b r²। dθ/dt कितना हो जाएगा मेरे पास, ओमेगा, यहाँ पे 2 भी था वहां पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई। देखो दो तरीके हैं, दोनों में से आपको कोई सा भी तरीका यूज करना है तो करिए, ठीक है। ये फ्लक्स नहीं होगा बेटा यार, यहाँ पे ईएमएफ है ना, हाँ ईएमएफ है, क्योंकि जब हमने ये कर दिया ना, दोनों क्या कर दिए, जब ए भी रख दिया तो फ्लक्स की जगह थोड़ी ना बात हो रही है हमारे पास, dθ/dt कर दिया फ्लक्स का, तो ईएमएफ ई की बात कर रहा है, ठीक। दोनों तरीके हैं, बीएलबी याद रख के सीधे बी की वैल्यू पुट कर दो, या तो फिर एरिया आपके पास है, एरिया वेरिएबल है उसके घूमने की वजह से, तो एरिया की वजह से भी आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल यानी दो की दोस्ती की वजह से जो पैदा हो। Drive an expression for the mutual induction of a system of two long coaxial solenoid of same length L having turns N1, N2, N of radii R1, R2 is greater than 1। ठीक है, हिंदी में पढ़ लो, मैं पढ़ लेता हूँ। अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करें, इसका SI मात्रक भी लिखिए। समान लंबाई L, N1, N2 फेरो और त्रिज्या R1 या और R2 बड़ा है R1 से वाले दो लंबे समान समाक्ष परिणालिका की एक प्रणाली के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व यानी M का आपको क्या करना है, मानेगा। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है किसी एक कॉइल को पकड़ो, इसमें तुम क्या करो, करंट को वेरिएबल करो। अब इसकी वजह से क्या होता है, दूसरे कॉइल में भी फ्लक्स चेंज हो जाता है। अब लेकिन पता है क्या होता है, म्यूचुअल में बीच का रास्ता बता रहा हूँ, म्यूचुअल होता क्या है, ठीक है। ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ओके। मैं अगर मान के चलो मैं बॉलिंग कराने जाता हूँ, और मैं बॉलिंग कराने के लिए इस हाथ को जब मैं घुमाता हूँ, तो क्या मैं इस हाथ को कांस्टेंट रख सकता हूँ? मैं इस हाथ को कांस्टेंट नहीं रख सकता, ये हाथ का सब घूमेगा। तो यानी इसमें चेंज होने की वजह से इसमें कितना चेंज हो रहा है, दैट इज डिपेंड कर रहा है म्यूचुअल इंडक्शन पे।
अब मेरा हाथ और मैं तुम्हारा हाथ कितना चेंज करा सकता हूँ। अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर मैं अच्छा लिख रहा हूँ तो तुम लिखोगे, अगर बेकार समझ में नहीं आ रहा तो तुम नहीं लिखोगे। तो इस मेरे हाथ की वजह से तुम्हारे हाथ में कितना परिवर्तन आया। तो ये चीज किस पर डिपेंड कर रहा है। मेरा पर्सनल हाथ है तो म्यूचुअल इंडक्शन सेम है दोनों के लिए, एक प्रॉपर्टी सेम है, दोनों एक ही शरीर के, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारा हाथ अलग अलग शरीर के लिए। क्या पता म्यूचुअल इंडक्शन तुम्हारे उसके लिए ज्यादा हो जाए। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है कि नहीं है। एक में चेंज हो, अब वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। क्या पता मेरे एक कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से सोने में तो ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा, चांदी में ज्यादा मिल जाएगा, किसी और पदार्थ में कम मिलेगा। सेम करंट के लिए सामने वाला कॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, इस चीज पर डिपेंड कर रहा है चीजें। तो हम इसमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। एक का दूसरे पे कितना निर्भर है, हम म्यूचुअल अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करते हैं। तो डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। देखो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, व्हेन अ कॉइल्स आर ब्रॉट इन प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, जब दोनों के समक्ष लाए जाते हैं, the magnetic field in one coil tend to link with other, further lead the generation of voltage। एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, इसकी वजह से विभवांतर पैदा होता है इन द सेकंड कॉइल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल व्हिच अफेक्ट्स और चेंजेस द करंट एंड वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन एंड एसआई यूनिट इज हेनरी। इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, हेनरी। क्या है इसकी एसआई यूनिट, हेनरी। ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी। ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी। म्यूचुअल की भी ले लो, सेल्फ की ले लो, दोनों की म्यूचुअल ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी। अब बात करते हैं डेरिवेशन की, किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन की। तो हमें पता है एक का दूसरे के साथ संबंध है, तो हमारे पास दो कॉइल होनी चाहिए। एक का दूसरे के साथ संबंध है तो दो कॉइल होनी चाहिए। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग भी हो सकती है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो कॉइल माने जिसमें कंसेप्ट टू लॉन्ग सोलोनाइड, एक को बोला, एक का नाम है S1, दूसरे का नाम है तुम्हारे प्यारे बच्चों S2। और सेम लेंथ हमने माना, सेम लेंथ दैट सोलोनॉइड S2 सराउंड सोलोनॉइड S1 कंप्लीटली। और S2 क्या है, S1 को पूरा का पूरा घेर के रखता है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। और लेंथ दोनों की सेम है। मान के चलो सपोज द करंट इन द प्राइमरी सोलोनॉइड इज I1, यानी S1 पे I1 है, देन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड विद एट इज सेंटर कितना हो जाएगा, B1। प्राइमरी या बाहर वाले को बोल दो तो इसके 1 को बोल रहे हो, तो 1 के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एम्पियर सर्किट का लॉ हमें बताया था, जो बी होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बीडीएल होता है, वो बराबर किसका होता है, म्यू नॉट आई। यही हमें बताया था, इसी कहानी को हमको बताया गया था, यही कहानी हमें बताई गई थी। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बारे में कहानी आपको याद है, म्यू नॉट आई के बारे में आपको कहानी याद है, ठीक है, याद है, याद है, लाइन इंटीग्रल की बात याद है, याद। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हम एक जो टोटल नंबर से मतलब 100 है, 1 मीटर पे कितना, अगर कोई टाइट से बंधा है तो उसके 1 मीटर पे कम आएंगे, अगर कोई ढीला ढीला बंधा है और उसी बड़ा चौड़ा चौड़ा तो उसके पर मीटर पे कम आएंगे। तो यहाँ पे हम पर यूनिट कैपिटल स्मॉल एन डिफाइन करते हैं, पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इतना होगा। अब दूसरे पे जो फ्लक्स आएगा, φ2 आएगा, वो इस क्या हो जाएगा, B1 पे डिपेंड करेगा। B1 के मैग्नेटिक फील्ड जो पहला है, ठीक है, ठीक है, उसी पे तो डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, जो दूसरे का फ्लक्स है। तो म्यू, अब उसका जो क्या हो जाएगा, जो φ2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, B1 इंटू ए हो जाएगा, B1 इंटू ए हो जाएगा। कहानी सही है, B1 इंटू ए हो जाएगा, कहानी सही है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स मान के चलो पर यूनिट N2 है, B की जगह उसका जो भी कहानी बनी थी वहां पे B1 की जो बात हुई थी वो हुई थी म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इन N1 डिवाइडेड बाय L। किसकी बात की थी, L की बात की थी। और इनटू हमने I की बात कर ली ना, I की बात कर ली, करंट I1 हमने करंट ले ली, इसको उठा के हमने म्यू नॉट N1 I यहाँ पे रख दिया। दूसरे वाले कॉइल के फ्लक्स की बात करें तो उसका N2 और इसका A से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब यहाँ पे जो जो चीज म्यू नॉट तो बदलेगा नहीं, परमियाबिलिटी की बात कर रहा है, N1 बदलेगा नहीं, N2 बदलेगा नहीं, लेंथ बदलेगा नहीं। क्यों भाई, करंट बढ़ाने की वजह से लेंथ बढ़ जाएगा, अरे ना बाबा, N1 हमारा ऐसे ही, I1 ऐसे ही रहेगा और A ऐसे ही रहेगा। अभी बदलेगा नहीं, मैंने ऐसे ही बोला है, ठीक है, बदल तो ऐसे भी नहीं रहा, हमने कोई बदलने से काम नहीं है। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी, तो म्यूचुअल इंडक्शन और टोटली किस पे डिपेंड करता है, हम जानते हैं जो म्यूचुअल इंडक्शन है दूसरे वाले का, φ2 by I पे डिपेंड करता है, समझे। तो हम ऐसे भी बोलते थे, याद है,
फाई जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो कंडक्ट एक वो आ जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम एम आई बोल दिए इसको, है ना। तो m जो होगा वो दूसरे पे जो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, m इज इक्वल टू फाई टू बाई आई। इस पूरे को अगर मैं i से डिवाइड कर दूंगा तो इसमें से केवल एक i1 उड़ जाएगा और बचेगा कितना, म्यू नॉट n1 n2 इनटू a डिवाइडेड बाई l। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n1 n2 डिवाइडेड बाई l, और ये कितना हो जाएगा m इनटू म्यू नॉट n1 n2 डिवाइडेड बाई l आ गया हमारे पास। इसमें से गायब क्या हुआ, एक हुआ। यहाँ पे एक और कंडीशन बनती है, अगर n1 नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे में भी बराबर है तो उस केस में हम क्या लिख देते हैं, उस केस में हम म्यूचुअल इंडक्शन लिख देंगे कितना, म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई l। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है नंबर ऑफ स्क्वायर टर्न्स के, अगर पर यूनिट स्क्वायर में जो टर्न है उसकी वैल्यू 1 है तो फिर वो 1 भी कर लो उसको। लेंथ पर यूनिट लेंथ की बात करें उसको भी n रखो तो म्यूचुअल इंडक्शन केवल म्यू नॉट और एरिया पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट ये भी पूछता है कि क्या म्यूचुअल इंडक्शन करंट पे डिपेंड करता है, किसी देखो करंट तो आया नहीं, म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाय l, तो इसका मतलब ये किसी भी परिपथ की विद्युत धारा यानी डजंट डिपेंड अपॉन द करंट ऑफ एनी सर्किट। ठीक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन करंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, चलें आगे बढ़े, समझ गए होगे क्या क्वेश्चन पूछता है, नोट डाउन करके रखा करिए। यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचर सारी चीज बोलता है, एग्जाम में वही आता है, बस हम नोट डाउन नहीं करते, इस वजह से ही आपके मार्क्स नहीं आते, बहुत सोचते हो पढ़ाया नहीं है। अब ठीक है, मतलब ये भी नहीं है कि लिख ही लो, देखो बेटा ऐसा भी है कि अगर आपका कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा है, आपको याद रहेगा कि यार कैसे निकाला था, यहाँ पे करंट का फॉर्म ही नहीं है तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सीबीएसई 2024 का एक बहुत बेहतरीन, शानदार, उज्जवल भविष्य दिलाने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब ये क्या है, ई वर्सेस डीआई ओवर डीटी का ग्राफ है। सबसे पहले ग्राफ पढ़ना सीखो, ठीक है। हाँ, ओके, किसकी बात कर रहा है, दो आइडेंटिकल सोलेनॉइड एक्स वाई। आइडेंटिकल सोलेनॉइड मतलब सेम सोलेनॉइड है, कोई भी परिवर्तन, ना मटेरियल, ना नंबर ऑफ टर्न्स, ना साइज, ना शेप, किसी भी चीज में, ना कलर, कलर ऐसे ही बोल दिया मैंने लेकिन नहीं है मतलब, ठीक है। तो इनमें से एक्स और वाई के दो की बात कर रहे हैं, तो इनमें से कौन से के अंदर लोहा है और कौन से के अंदर नहीं है, ठीक। और उसके बाद ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन के लिए हम निकाल लेंगे ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो हिंदी में आप चाहे तो पढ़ लो, चित्र दो समान परिरेखाओं एक्स और वाई के लिए धारा परिवर्तन की दर के फलन के रूप में परिभाषित है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वही काम है, उसमें से बताया कौन सा लौह कोर युक्त है और क्यों नहीं। और दूसरा है एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काल वाले क्षेत्रफल के लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक ग्राफ कीजिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ को समझो। देखो हमसे पूछा है कि कौन सा लौह कोर युक्त है, क्या पूछा है, कौन सा लौह कोर युक्त है, ठीक है। किसका जो कोर है वो लोहे का है। अब लोहे का कोर होने का मतलब क्या है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है बहुत अच्छी होगी, मैग्नेट को सस्टेन करने की जो परमिएबिलिटी होगी बहुत अच्छी होगी, यही होगी, ठीक है। मेरी बात को समझे या नहीं समझे, ठीक है। मेरी बात को समझे या नहीं समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात को हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने की बात करते हैं। तो हम जानते हैं जो ई होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डी ओवर डी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक चीज आती है सेल्फ इंडक्शन। अब मेरे को एक चीज बताओ, इस ग्राफ से आपको क्या लगता है किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं E बराबर, अगर मैं बोलूं हम जानते हैं सिंपल सा ग्राफ होता है y इज इक्वल टू mx होता है, ये प्लस c होता है। c जब होता है जब इंटरसेप्ट होता है, अगर कोई भी ग्राफ ऑरिजिन से जा रहा है तो इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, c की वैल्यू कुछ नहीं होती। अगर ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होता तो इंटरसेप्ट की बात हो रही होती, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऑरिजिन से जा रहा है तो c की वैल्यू नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे E रख दूं और m की जगह अगर मैं l रख दूं और x की जगह मेरा क्या आ जाएगा, di ओवर dt हो जाएगा। तो l हमारा किसको दिखाएगा, स्लोप को दिखाएगा। तो m बराबर हमारा स्लोप को दिखाएगा। तो स्लोप m, जिसका m ज्यादा उसके लिए l ज्यादा, जिसके लिए m कम उसके लिए l कम, ठीक। अब यहाँ पे देखो θ1 और ये देखो θ2, और ओबियसली आपको ग्राफ से दिख रहा है जो θ2 है और ज्यादा है θ1 से, यानी स्लोप वही तो हुआ है ना, ठीक है।
तो यहाँ पे से हमें पता है x के लिए L की वैल्यू ज्यादा है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। और यहाँ पे से आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। यानी सेल्फ इंडक्शन डायरेक्टली अगर म्यू नॉट है ज्यादा, अगर एल ज्यादा है इसका मतलब उसमें म्यू नॉट ज्यादा था, तो डायरेक्टली म्यू नॉट की भी बात करता है, यानी म्यू की भी बात करता है। तो एल ज्यादा, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो म्यू एक्स ज्यादा और म्यू वाई कम। तो एल ज्यादा क्यों, क्योंकि स्लोप ज्यादा, और स्लोप ज्यादा होने की वजह से हमारे पास परमिलिबिलिटी भी ज्यादा। मेरी बात को समझे, खत्म करो इस कहानी को, खत्म करो। तो जिसकी परमिलिबिलिटी ज्यादा यानी स्पेस अच्छा है, और स्पेस अच्छा कौन होता है, लोहा होता है। तो लोहे के लिए प्लेस ज्यादा है, तो ये एक्स वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, आयरन कोड हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आयरन कोड। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। दूसरा डेरिवेशन, डेरिवेशन आप कर ही लोगे, किसके लिए, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की। एक चीज, ये पूरी कहानी आप पढ़ सकते हो, डेरिवेशन बनाना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मानते हैं बच्चे, तो हो नहीं आप, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन मानते हैं, और टोटल लेंथ मान लेते हैं उसकी एल। अब देखो लंबाई पूरे तार की तो ले नहीं सकते, पूरा घुमा होता है, तो ऐसी लंबाई लेते हैं, और इस एल में ना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कितने टर्न्स है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, n इज इक्वल टू एन बाई एल। ठीक, तो B बराबर कितना होगा, जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड होगा, कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। फाई कितना होगा फ्लक्स, बी ए, बी की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आपने रख देनी है, इसमें तो खुद का ही है, M2 तो आना ही नहीं है, ठीक है। तो एन फाई नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं एन कर दूं, तो एक टर्न की वजह से, अगर एक चक्कर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड इतना है, फाई है, तो एन टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एन फाई हो जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, एन इंटू म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए इज इक्वल टू, हमारे पास हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल आई का। वैसे भी आपको पता है एल इज इक्वल टू फाई बाई आई होता है ना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ए को छोड़ के जो आपका बचा वो आपका म्यूचुअल इंडक्शन है। करंट पे डिपेंड भी करता है, केवल और केवल परमियाबिलिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और लेंथ पे डिपेंड करता है। ये तो सिंपल है, म्यू नॉट एन आई याद होना चाहिए, काम बन जाता है, म्यू नॉट एन आई याद होना चाहिए, काम बन जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या रह जाता है हमारे पास, म्यू नॉट एन आई वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, केस बेस्ड क्वेश्चन, सीबीएसई 2024 का 4 नंबर का पूछा जाता है। उस टाइम पे क्या होता था, बेसिकली 3 एमसीक्यू टाइप दे दिए, तो इसमें क्या, ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए ये कितने का है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये है केस बेस्ड, और कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। पहले क्या होता था, एमसीक्यू बेस्ड 3 पूछ लिए, इसमें 2 1 नंबर का, एक नंबर का, एक नंबर का, ठीक है, ओके। आगे चलें, तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एक बार पॉज करके। इस बार मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब डायग्राम हो तो बेसिकली कोशिश करना इसको पढ़ लेना, और नहीं भी पढ़ते हो, फॉर एन एग्जाम्पल हमने मान के चलो नहीं पढ़ा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ गए, तो क्वेश्चन देख के क्या हमें समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ जंपिंग ऑफ द रिंग व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड इन द सर्किट। रिंग ये रही, आयरन कोर कॉइल ये रहा, इससे कनेक्टेड क्या है, एक बैटरी है और एक है स्विच है। अगर मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करना लगेगा, ऐसे करके करंट फ्लो करने लगेगा। अब इस करंट फ्लो की वजह से रिंग क्यों उछलेगा, अब मेरे को क्या है उसको पढ़ने की जरूरत है क्या, हो ही गया, मेरे को तो समझ आ ही गया क्यों होगा, क्योंकि करंट फ्लो करने की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सामने वाली कॉइल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन वो क्या करेगा, अपोज करेगा, और अपोज करने की वजह से उछल के बाहर निकल जाएगा। समझे, ये समझे मेरी बात, है ना। तो ये आंसर तो आप लिख सकते हो। आप बताओ इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है, पढ़ लो, पॉज करो, पढ़ लो, वही है, कंसीडर एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरे की बात कर रहा है, What will happen if the terminal of the battery are reserved and the switch is closed? अब बैटरी का टर्मिनल हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अब यानी कि बैटरी का टर्मिनल तुम इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे नेगेटिव लिया और यहाँ पे पॉजिटिव लिया, तो करंट अब ऐसे फ्लो करेगा, ये रहेगी करंट की डायरेक्शन, है ना। तो इस केस में क्या करंट की डायरेक्शन ये रहने की वजह से क्या कोई सिचुएशन चेंज होगी, तो मेरे को एक चीज बताओ, करंट की डायरेक्शन चेंज भी कर दोगे तो भी क्या होगा, कॉइल में
इस करंट की वजह से सामने वाले कॉइल को अट्रैक्ट तो नहीं करेगा ना, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? ये नहीं करेगा। तब भी अपोजिट, चाहे तुम कुछ भी कर लो। आप बोलोगे सर थोड़ा कंफ्यूजिंग तो रह जाता है। देखो चीजें बदल सकती है, उसमें करंट की डायरेक्शन बदल सकती है सामने वाले कॉइल में, लेकिन अपोज तो फिर भी करेगा वो, अपोज तो फिर भी करेगा, अपोज हमेशा करेगा, बट डायरेक्शन ऊपर नीचे हो सकती है। इसमें उल्टी डायरेक्शन तो उसमें भी करंट की उल्टी डायरेक्शन, लेकिन अपोजिशन पक्का है। ठीक है। तीसरा है एक्सप्लेन द टू लॉ टू हेल्प द अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना। अब इनको फिनोमिना को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें समझना है, यानी फाई की वजह एप्सिलॉन के बारे में समझना है, और दूसरा इसकी डायरेक्शन, ये उछल क्यों रहा है, जो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ लेंज ने बताया था। तो मेरे को उस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी आखिरकार। फिर तो कोशिश तो मैं करूंगा कि अगर मेरे को क्वेश्चन समझ में आता है तो मैं कर लूंगा, अगर मुझे टाइम बचाना है, लेकिन क्या पता क्वेश्चन में क्या दे दे, ये फिर आप पे डिपेंड करता है बेटे। क्या पता क्वेश्चन बन भी रहा है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, केस बेस से इसमें कुछ ना कुछ आपको ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे, हुआ तो नहीं है, लेकिन किस्मत आपकी है, इसलिए कोशिश करना पड़ लेना। इसमें पूरा का पूरा क्या बताया होगा, पूरा बताया होगा एक लोहे की एक ये है, ठीक है। अब लेकिन डायग्राम में भी वो डिस्कस है तो पढ़ लेना, हिंदी में भी चाहो तो पढ़ लीजिएगा। चित्र में दिखाया गया प्रायोगिक परियोगिक व्यवस्था पर विचार करें, वहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यहाँ जंपिंग रिंग का प्रयोग किया गया जो जंप कर जाती है ना, ठीक है। तो यही पूरी कहानी है, पढ़ लीजिए। इसमें क्वेश्चन 3 है, तीनों एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। परिपथ में स्विच बंद होने पर रिंग के उछलने का कारण, यदि बैटरी के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए तो, और इस घटना को समझाने के लिए हमारे पास जो 2 लॉ है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला फैराडे लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, ये पूछते ही चाहे 1 नंबर का 2 नंबर का लेंज का लॉ और फैराडे का लॉ पूछा जाता है। तो एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज फैराडे लॉ। फर्स्ट लॉ फैराडे लॉ, फैराडे साहब ने क्या बताया था, फैराडे साहब ने मैग्नीट्यूड की बात की थी। उन्होंने बोला ये फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था, ये क्या होता है। व्हेनेवर अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, किसी भी सर्किट से चिपका हुआ क्या हुआ, उससे फ्लक्स क्या होता है, व्हेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, क्या अगर की करंट कुछ नहीं, कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, होना चाहिए, तो क्या होता है उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ परसिस्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड्स कंटिन्यू, वो तब तक रहता है जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है। सेकंड लॉ ने क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है, किसके बराबर होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस d∅v/dt के बराबर होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये है। दूसरा क्या है, पहला नियम क्या है हमारे पास, क्यों पैदा होता है, दूसरा क्या होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड लॉ की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट की हमने 2 लॉ की बात कर ली, सेकंड लॉ की बात करते हैं, लेंज लॉ। दिस लॉ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। इसने बताया था वो नेगेटिव साइन जो भी आता है, उसने बोला था जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है, जिस वजह से वो सामने वाले सर्किट में जो डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसके अपोजिट में बहेगा, बात खत्म, ठीक ठीक। उस कारण का अभी ऐसे भी नहीं बोल सकता अपोजिट में, उस कारण का विरोध करेगा जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है। अगर मैं ऐसे ला रहा हूं तो नॉर्थ पोल सामने आ रहा है तो नॉर्थ पोल का अपोज करेगा, साउथ पोल सामने आ रहा है तो साउथ पोल का अपोज करेगा, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो फिर नॉर्थ पोल ही बना देगा, वो दूर जाने का भी विरोध करेगा। साउथ पोल दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज का भी क्या करेगा, अपोज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज का भी अपोज करेगा, ठीक है। तो ये कहानी सारी पढ़ी है, अच्छा खासा हैंडआउट भी मिलेगा, उससे भी आप सॉल्व करो, पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे पास ये है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर, ठीक। मैंने कुछ 4 लिखा था कि कुछ और लिखा था, अच्छा केस बेस गुणा 4 लिखा था, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने लिखा है 4 गुणा 4 कुछ ऐसा ना, ऐसा तो ज्यादा हो जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का आता है, बता सकता है कोई? बोलो सर लिखा तो है 5 नंबर का, हाँ 5 नंबर का आता है, तो कितना हो जाएगा, गुणा 5। ऐसा नहीं आता कि एक ही आ जाए, 5-6 मिलेंगे, ठीक। State Lenz law and explain how this law is a consequence of conservation of energy. देखो एक्सप्लेन लेंज लॉ तो मैंने बता दिया, नेगेटिव साइन आ जाता है। अब इसने एक चीज बोली, एक लाइन ऐड किया, कंसेक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
उसके बाद जो दूसरा पार्ट दिया है, पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कैसे कॉन्सिक्वेंसेस है। हिंदी में देखेंगे पहला क्वेश्चन, लेंज का नियम लिखिए, व्याख्या कीजिए कि यह नियम किस प्रकार ऊर्जा संरक्षण नियम का कोई परिमाण है। नियम का कोई परिमाण, देखो इसका मतलब तो ये हुआ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं, है ना, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो क्या करता है, ये अपोज करता है। कि यानी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे पालन करता है। कंजर्वेशन का एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी कभी भी खुद से पैदा नहीं होती, यानी कि देखो सिंपल भाषा तो है, इसको नेवर ना क्रिएट किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल सेंस क्या कहता है कि जो एनर्जी है वो क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, कभी भी खुद से पैदा नहीं होती। तो एनर्जी जब खुद से पैदा नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसी न किसी चीज को खत्म कर रही है, या एनर्जी अगर खत्म हो रही है तो किसी न किसी रूप में बदल रही है। ठीक है, समझ रहे हो, एनर्जी जब खत्म हो रही है तो किसी न किसी रूप में बदल रही है। ठीक है, तो यानी कभी भी खुद से नहीं आ रही, ऐसा नहीं कि एनर्जी पैदा होगी बिना किसी चीज को कंज्यूम किए। फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम सोचो ना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से अगर करंट पैदा हो रहा है, तो क्या मैं ऐसे ट्रेन पे क्या करूं, मैं क्या करूं, एक ट्रेन है उसके चारों तरफ चुंबक लगा देता हूँ, है ना, चुंबक मैंने लगा दिया, ट्रेन गुजरेगी हवा से, करंट पैदा होगा, वो उससे चलेगी, लेकिन मेरे को उसके लिए ट्रेन को चलाना पड़ेगा ना, मैकेनिकल एनर्जी करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो अपोज भी करेगा जिसकी वजह से पैदा हुआ है। तो यानी अब ट्रेन चलना भी बंद कर देगा, अपोज करेगा ना तो ट्रेन चलेगा भी नहीं। समझ रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ काम आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। मतलब वो तुम 10 लोग 100 लोग भी बैठ गए, अब करंट मिल गया, नहीं, तुम्हें अब ज्यादा एनर्जी से ट्रेन को चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें उसका अपोज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगा, मान के चलो वो बस की ट्रेन के चलने की वजह से होगा, अब वो चलने का अपोज भी होगा। या तो तुम आदमी हटाओ, अब आदमी हटा दोगे तो फिर करंट ट्रेन चला के करोगे क्या, तब उतनी एनर्जी में तुम्हें करंट मिलेगा। तो मेरी बात को समझ, ठीक, ओके। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे एग्जाम में, एग्जाम में लिखोगे दिस लॉ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज का अपोज करेगा। बस when the magnet is moved closer away from the loop, the same opposite pole is developed। तो क्या होता है, सेम अपोजिट पोल, सेम या अपोजिट पोल डेवलप होता है जो अप्रोचिंग फेज का, ठीक है, ऑफ द अप्रोचिंग फेज, सो द मैकेनिकल वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द मैग्नेट व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू ए मैग्नेट। तो जब भी हम किसी भी मैग्नेट को किसी भी पास ले जाते हैं तो उसका जो फेस होता है, सामने वाला भी वही फेस या अपोजिट फेस बनाता है, जिससे क्या होता है, हमारे पास कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि हमको उस काम करने से रोक रहा है, हमको उस काम करने से रोकता है। मेरी बात को समझ गए, चलो समझ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्क्वायर शेप्ड लूप ऑफ L/2 इज इनिशियली लाइंग आउटसाइड द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर शोन इन द फिगर। एक लूप है, देख लीजिए L/2 का है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इसका एरिया लिख सकते हो, एरिया बराबर L²/4। बाहर है, बाहर है इसका मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं अभी, ठीक है। आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V वेक्टर शोन इन द फिगर, द लूप इज मूव टुवर्ड राइट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी V वेक्टर। अभी V वेक्टर से क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है लूप, कुछ काम होगा, अंदर जाना होगा घर के अंदर, है ना, और अंदर जाके भी बाहर भी निकल जाता है, वहां से अंदर घूम के आता है, कहता है देखता हूँ चुंबकीय क्षेत्र कैसा, और बाहर निकल जाता है, ठीक। अब इस वजह से व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन द लूप एंटर द फील्ड एंड लीव द फील्ड। जब वो एंटर करता है तब मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जब वो लीव करता है तब डायरेक्शन क्या होगी। देखो लेंज का जो भी हमारे पास नियम था ना, अपोज करता है, यहाँ पे भी अभी हम बात उसकी और करेंगे। ड्रॉ द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक विद द लूप एंड टाइम t, और फाई वर्सेस t बताना है हमें, फाई वर्सेस t बताना है, ठीक है, फाई वर्सेस t बताना है, और E वर्सेस t बताना है, EMF वर्सेस t का हमें ग्राफ दिखाना है। चलिए चले चले चले, अभी तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर अभी क्वेश्चन को और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। पहला हमें निकालना है डायरेक्शन। अब देखिए पहले हम लूप की बात करते हैं, ये रहा लूप, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, जो भी है इसकी डायरेक्शन। अब ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, ये पॉइंट तक तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं, कुछ नहीं। जब ये धीरे धीरे अंदर घुसना की कोशिश करेगा, मान के चलो ये आधा आया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये पूरा चले जाएगा। जब ये आधा घुसने की कोशिश करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कुछ घुसा इसके अंदर, घुसते 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 गया, जब पूरा घुस जाएगा तब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
जब पूरा घुस जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर जब यहां से फिर जब तक ये यहां आएगा फिर यहाँ पे तक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फिर जब यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो इससे रिलेटेड है वो कम होता जाएगा। ठीक ठीक, मेरी बात को समझे। चलो, तो हमें कब मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स? जब ये घुसेगा, तो जब ये घुसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस समय इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो केस होगा हमारे पास, जब एंटर करेगा, जब एंटर करेगा तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? मैग्नेटिक यानी चुंबकीय फ्लक्स जो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक। अब जब लीव करेगा तो क्या होगा? जब लीव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, है ना। अब कम होते जाएगा बेचारे से, यही तो होगा। पहले उसको इंक्रीज का विरोध करना है, बाद में उसको डिक्रीज का विरोध करना है, इस बात को समझो, ठीक है। पहले उसको इंक्रीमेंट का विरोध करना है, फिर उसको डिक्रीज का विरोध करना है, ठीक है। ओके, तो मेरे को बताओ, अंदर जब घुस रहा है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ठीक है, जब अंदर घुस रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, जब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रहा है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंदर की ओर का मतलब क्या हुआ? अंदर की ओर जा रहा है, यानी इस लूप से इस डायरेक्शन से देखोगे, सामने वाले फेस से देखोगे तो इससे अंदर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब क्या होता है? साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, गलत। यही तो करना है बेटे, यही तो जानना है, यही तो जानना है। एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा। इंक्रीज करने का मतलब ये अंदर की ओर जाना है, तो तुम्हारे पास जो करंट बनना चाहिए उसके अंदर कैसा बनना चाहिए? यही तो होना। अगर मैग्नेट का जो फ्लक्स जो डायरेक्शन होती है उसको अपोज करना है, अपोज करने का मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज बनना है। कैसा बनना है मेरे प्यारे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, समझे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा फेस? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब देखो, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? देखो, क्लॉकवाइज जब जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर की ओर निकलेगा उससे। जब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा उसके मतलब उस फील्ड से इस डायरेक्शन में बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो अंदर की ओर जा रहा है उसका अपोज करने का मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और जब बाहर निकलेगा लीव द फील्ड तो उसको क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा। मेरी बात को समझिए, बहुत बार कर चुके हैं इन बातों को, ठीक है। चलिए आइए अब इसकी बात करते हैं। जब वो अंदर घुसेगा तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक विद द लूप एट टाइम टी। चलो ठीक है, तो इसकी बात थोड़ा सा यहां से कर लेते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं इस चीज में, है ना। हम बात कर रहे हैं फाई वर्सेस टी, ठीक। तो सबसे पहले तो मेरे को प्यारे बच्चों ये बताओ, ये रहा हमारे पास ये कहानी, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, टोटल लेंथ इसकी गिवन थी L, यहां पे से ये L/2 का कोई ये, यहां से इसकी दूरी थी L, ये अंदर घुसा घुसा, ये यहां से अंदर घुसा, ठीक। तो सबसे पहले ये जब ये L चलेगा यहां तक, पहले ये मेरे को बताओ, जब वो पूरा अंदर घुस जाएगा, पूरा का पूरा अंदर घुस जाएगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा फाई बी, फाई ए। जब पूरा अंदर खड़ा होगा, जब अंदर जाएगा तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैक्सिमम कितना होगा? फाई। अंदर जाएगा तो इसमें बी कितना होगा? ये फ्लक्स बी ए, बी ए, तो बी कितना हो जाएगा? बी तो यूनिफॉर्म है, एरिया कितना हो जाएगा? L²/4। मैक्सिमम फ्लक्स जब ये अंदर घुसा होगा। आप बोलोगे सर पहले मैक्सिमम, अब मैं बताता हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक। जब ये पहले जब L चलेगा यहां से यहां तक चलेगा, जब ये पहले L चल जाएगा, ये पूरा का पूरा L चल के यहां आ जाएगा, जब इसका फेस यहां पे आ जाएगा, है ना, ये वाला फेस यहां से उठ के L चल के जब यहां पे आ जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 0। उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो हमें पता है, तो टाइम बराबर कितना होता है? स्पीड ओवर डिस्टेंस। स्पीड कितनी रहेगी इसकी? v से, जब स्पीड इसकी, स्पीड नहीं, डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस बोले तो L चला, स्पीड रही v, उस केस में मैग्नेटिक B की वैल्यू कितनी रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड में घुसा ही नहीं तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। जब L/V चला, फिर उसके बाद जब L/V से अभी धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब कब इंक्रीज करेगा? जब वो L/V को पार कर जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस बात को, यही तो, इसी बात के तो नंबर है ना। ये बना रहे हैं।
ठीक है, जब ये मान के चलो L बाई वी तक आ गया और ये फाइव मैक्सिमम कितना होगा बी एल स्क्वायर बाई 4, मैक्सिमम की बात। जब ये L बाई वी तक आ गया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ कब पहुंचेगा, आराम से पहुंचेगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये अंदर पहुंच जाएगा। तब जब ये मैक्सिमम कब होगा इसके अंदर, इंक्रीज करेगा जब ये बी स्क्वायर बाई 4 पे पहुंचेगा। फिर उसके बाद जब ये अंदर रहेगा पूरा का पूरा, फिर ये कांस्टेंट रहेगा। फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मेरे प्यारे बच्चों वो डिक्रीज करेगा, है ना, यही की बात है ना। अब यहाँ पे एक चीज अब ध्यान देने वाली बात है आपके पास, और ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये किस चीज का हो गया, अभी हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास फाई की बात करी है ना, ये किसकी बात करी हमने, फाई की बात करी, फाई वर्सेस टी की बात करी, ठीक, ये कितना हो गया, फाइव वर्सेस टी की बात हमने कर ली। अब कैसे, जब यहां से यहां आ गया, जब ये आधा अंदर घुस गया तो मैक्सिमम हो गया बी एल स्क्वायर बाई 4, ये कब होगा, जब ये एल और चल जाएगा। तो जब ये टी कब होगा, जब इस केस में जब T1 था, इस केस में T2 कितना हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा अंदर होगा तो इसको L/2 और चलना पड़ेगा, L/2, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो L/2 है, ये L/2 लेंथ और चलना पड़ेगा, यानी L/V प्लस L/2V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3L/2V चलना पड़ेगा। तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चों T2 के केस में 3L/2T हो जाएगा हमारे पास। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी की वैल्यू की मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 5m इज इक्वल टू हो जाएगा bl स्क्वायर बाई 4। टाइम कब, जब ये हो जाएगा हमारे पास b 3L/2v, 3L/2v। कब तक रहेगा ये, कब तक इतना बना रहेगा, जब तक ये यहाँ पे आएगा, जब ये यहाँ पे आएगा इतना और चलेगा, यानी L/2 और चलेगा, यानी L/2 और जोड़ दो T2 में, T3 जो टाइम होगा पहले हमारे पास अब 3L/2v से जब ये और चलेगा, कितनी देर और चलेगा, इसमें L/2 और जोड़ दो, L/2 और जोड़ दो, ठीक, मेरी बात को L/2 भी और जोड़ दो, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 4L/2v, तो ये जाएगा 2L/v। तो कब तक चलेगा ये 2L/v, यानी यहां तक और चलेगा 2L/v, यानी ये अंदर ये, अभी जब ये पूरा बाहर निकल जाएगा, अभी जब पूरा बाहर निकल जाएगा तो यानी L/2 और निकल गया। तो इस केस में तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम ही रहेगा, तो फाई एम बराबर कितना हो जाएगा bl स्क्वायर बाई 4 ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट ही रहा, है ना। अब T4 की बात करें, जब ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा तो कितना और चल जाएगा, देखो 2L/v प्लस, अब इसको और कितना चलना पड़ेगा, L/2v और चलना पड़ेगा, यही तो होगा कहानी, कितना हो जाएगा L/2v और चलना पड़ेगा, ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे एक सेट थोड़ा सा दिमाग लगाना कि L/2v और होगा, कितना और होगा, अब मेरे को बताओ पूरा बाहर निकलना है L/2 और फिर से अब L/2 आगे और चलना पड़ेगा। देखो अगर किसी ने गौर किया तो पीछे मैंने आपको आंसर दिखाया है, पीछे मैंने आपको इस चीज का आंसर दिखाया यहाँ पे 2L/v चला। अब इसके बाद कितना और चलना पड़ेगा, देखो 5L/v तो आएगा, लेकिन मेरे को एक चीज जाननी है कि कितना और चलेगा। देखो आंसर निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब तुम क्या करो, क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हो, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब आंसर क्वेश्चन को सही से नहीं देखा, पूरा बाहर निकलना है ना, ये 2L/v है कि नहीं है, 2L/v है। अब इसको पूरा का पूरा L/2 अपना इस फेस को यहाँ पे लाना है, यानी L/2 और ही चलना पड़ेगा, इसका फेस और है। अब मेरे को एक चीज बताओ, 2L/v में अगर मैं L/v 2v और जोड़ दूं तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 5L/v। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करना, देखो आंसर सही है, सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करना तो बनता है ना। इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, 2 से 4 है, ठीक है। तो ये जब 5L/v होगा तो हमारे पास तब तक अब ये फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगी। ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स, और ये कांस्टेंट है फ्लक्स, ठीक। चलो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है ना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, इसको डाउनलोड कीजिए, सेव कीजिए, कॉपी फोर्स फ्रेंड जो मारेंगे आपको। अब दूसरा है E वर्सेस T, अब यहाँ पे की मदद हमें लेनी पड़ेगी, यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे की मैं बात करूंगा, मेरे पास है ई वर्सेस टी, ई वर्सेस टी की बात कर लेते हैं, ठीक। अब ई क्या होता है, ई बोले तो ईएमएफ। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन में ई दे रखा तो मैं ये लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नहीं लिख रहा हूँ, हमें इतना नहीं पता होता चीज का मतलब सेम है, ठीक है। अब ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है दी डेल फाई ओवर डेल टी, यानी चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम, नेगेटिव, उसका नेगेटिव, है ना। अब ध्यान से देखिए, जब फ्लक्स BL²/4 आया, पहले तो 0 था, अब यहाँ पे जो ग्राफ मेरा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा, ये रहा। अब इस बार जो मेरा ग्राफ बनेगा ना प्यारे बच्चों, इसमें नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव होगा। क्यों? जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इसमें फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और एक समय जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे जेल फाई, देखो सिंपल, आप तो सही है, आप तो सही है। क्या होता है फ्लक्स, फाइनली फ्लक्स कितना हुआ माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो यहां से कितना हो जाएगा BL²/4 माइनस 0 कर सकता हूं मैं, तो माइनस रहा BL²/4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो गया, यहां से यहां तक चला तो मैं लिखूंगा 3L/2V माइनस L/V। ऐसे लिख सकता हूं, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, लेकिन सहीलियत के लिए अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो एप्सिलॉन आ जाएगा। अब पहले एक बार क्या करो, मैक्सिमम निकाल लो, तो हमको एक सीरीज मिल जाएगी मैक्सिमम। तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों जो ग्राफ बनेगा, ये देखो माइनस करोगे कितना आएगा 3L/V, यानी इसको मेरे को 2V लिखना है तो L/V आ जाएगा, पहला टाइम वही आ जाएगा L/V, नेगेटिव रहेगा BL²/4 डिवाइडेड बाई कितना, ऊपर 2 लिख दिया, नीचे 2, L/2V, ठीक है। सबसे पहले भी हमारे पास कितना हो जाएगा, L/V हो जाएगा, 2 से 4 का उड़ जाएगा ऊपर, ऊपर का L का L भी उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ BL, ठीक है, समझे मेरी बात को। तो माइनस को ऊपर क्यों दिखाना है, माइनस का नीचे दिखा देते हैं, है ना, क्या दिक्कत है, माइनस हाफ BL, और ऊपर दिखा देंगे प्लस उतना ही जाएगा हाफ BL। इसको सॉल्व करोगे एप्सिलॉन निकलेगा और कुछ नहीं। तो पहले 0 रहा, फिर अचानक से क्या होगा, पहले 0 ही रहेगा, अचानक से L/V हो जाएगा, इतना हो जाएगा माइनस का, फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, चलो कांस्टेंट रहा, फिर कहां तक कांस्टेंट रहा हमारे पास 3L/2V तक, यहाँ पे हमारे पास टाइम हो जाएगा 3L/2V तक कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद अचानक से क्या करेगा ये, उसके बाद ये पूरा का कांस्टेंट ही रहेगा, थोड़ी देर कांस्टेंट ही रहा, कहां तक कांस्टेंट रहा 2L/V तक कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, समझे मेरी बात। तो ये ग्राफ भी आपका बन जाएगा पॉजिटिव में मैक्सिमम, कहां तक जाएगा 5L/V तक, ठीक। तो E वर्सेस आपका V का भी ग्राफ बन गया, तो समझ गए मेरी बात को, तो समझिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, आगे खत्म करते हैं, एक ही क्वेश्चन भी नहीं रहा, ये वेरिएशन वो ऐसे ही बना दिया, यहाँ पे देख लेना, निकालना कैसे मैंने आपको बता दिया, एक बता दिया मैंने फॉर्मूला, माइनस करो निकालते जाओ, माइनस करो निकालते जाओ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, आपको कर देना है V2 माइनस V1। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज इट इज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे पता है। इसमें इस बार आपको ग्राफ दे दिया, उससे रिलेटेड दूसरा ग्राफ बना देना है, पिछली बार दोनों ग्राफ बनाने थे, इस बार एक ही ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ की मदद से। क्वेश्चन नंबर 12 भी हम पढ़ते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर 22-23 का क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर, एक वायर है जिसका क्या है 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तथा प्रतिरोध कितना है 8.5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। Change with time as shown in the figure, the magnetic field is perpendicular to the plane of the loop, magnetic field perpendicular है plane of the loop, ठीक, ओके। कैलकुलेट द करंट इंड्यूस इन द लूप, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। अब जब ईएमएफ बराबर कितना हो जाता है 1/r, जब करंट मेरे को निकालना है तो कितना हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा एप्सिलॉन/r, मुझे पता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन निकालूंगा, r से डिवाइड कर दूंगा। कैलकुलेट द करंट इन द लूप एंड प्लॉट द ग्राफ शोइंग इंड्यूस्ड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी I वर्सेस t का ग्राफ हमें निकालना है। हिंदी में पढ़ना चाहेंगे, बोलो हाँ लो, ठीक है। इस सेमी त्रिज्या का है, क्या बात कर रहा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर, 12 ही लिख देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है ना, अच्छे से लिखेंगे 12, 8.5 ओम का, ठीक है, जो भी है तुझो सेम क्वेश्चन है, हिंदी में मैंने बता दिया। सबसे पहली बात है हमें पता है फ्लक्स चेंज इस बार कैसे हो रहा है, देखो सेम ग्राफ है, आपको कुछ करना है, पहले ईएमएफ निकालना है। यहाँ पे आपको B2 पता है ऊपर, मेरे बच्चों प्यारे बच्चों, यहाँ पे B2 पता है ग्राफ का, B1 0 है, टाइम 2 से 1 निकल जाएगा, B2 माइनस ये B की वैल्यू है चेंज इन फ्लक्स इनटू एरिया, BA डेल फाई B बाई
क्या होता है डेल फाई ओवर डेल टी। डेल फाई में क्या हो जाएगा, ए जो है हमारे पास कांस्टेंट है और वो आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको एरिया की जरूरत पड़ सकती है क्या? यहाँ पे आप जो क्वेश्चन हमने किया, मेरे को एक चीज ध्यान आई, यहाँ पे आपको एरिया की जरूरत भी तो पड़ेगी, है ना, यहाँ पे एरिया की भी जरूरत तो पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा डेल फाई ओवर डेल टी, इसको बी ए लिखोगे बाद में, है ना। तो यहाँ पे एरिया की जरूरत पड़ेगी, सॉरी एरिया की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक। ओके, और सिर्फ फ्लक्स में चेंज है ना, फ्लक्स में चेंज का मतलब एरिया की क्यों जरूरत पड़ेगी यार? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है ना, एरिया की जरूरत क्यों पड़ेगी? पड़ेगी रे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेल फाई बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, बी ए। चेंज इन फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है बी ए। अब बी अगर चेंज कर रहा है तो एरिया मेरा कांस्टेंट है, वहां पे भी जो हमारे पास है यहाँ पे एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो एरिया में चेंज आएगा, एरिया में चेंज आएगा। जब क्या होगा, एरिया जो फ्लक्स से रिलेटेड हो एरिया बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, हमारे पास है सर्कुलर रिंग, रेडियस कुछ उसका 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखोगे 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव बी ओवर बी ए। बी ए एरिया हमारे पास कांस्टेंट है, उसने बोल रखा है कि ये जो है पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, कांस्टेंट ही है, इनटू यहाँ पे से देखो बी2 1, B1 0, B1 0, टाइम कितना 2 सेकंड की बात हुई, ठीक है। तो जीरो से बड़ा और 2 से छोटे के लिए हमारे पास जो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आएगी, एरिया की वैल्यू लगी 4.5 इनटू 1 डिवाइड बाय 2 आ गया -2.225 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट, ठीक। आई की वैल्यू निकालोगे तो E1 बाई आर, E1 जो आपका निकला डिवाइडेड बाई आर, ठीक। ओके, ओके, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। ए क्या है, ये एम्पियर है ना कि एरिया है, मैं इसको लिख देता हूँ एम्पियर, एम्पियर की बात। फिर दूसरे के केस में फिर यहां से यहां तक जब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी ये बी कांस्टेंट है दूसरे वाले केस में, यहां से यहां तक क्या है, जब फील्ड कांस्टेंट है 2 से 4 सेकंड के लिए, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहां से यहां तक चेंज आएगा, कितना 4 से 6 तक चेंज आएगा। तो टाइम हम लेंगे कितना, 4 से 6 ये वाला, ठीक है। वही एरिया अपना सेम ही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जितना भी ये पूरा का पूरा एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई, वो मैग्नेटिक फील्ड बी ए की वैल्यू आ गई, डीबीए की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय हमने फ्लक्स भी कर दिया, ठीक है, वो रेजिस्टेंस भी कर दिया। तो ये आ गया 2.6, किसके लिए, यहाँ के केस के लिए 2.6 मिलीमीटर। E2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है कांस्टेंट लाइन का स्लोप ही हमारे पास 0 है, तो हमें कोई कहानी देनी नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पहले क्या होगा 0.23, ठीक है, पहले क्या होगा 0.23, ठीक है, क्या होगा पहले 0.23, ठीक है। पहले कितना होगा आपके पास, करंट कितना होगा 0.25 या 23 लिख दिया इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.23 के लगभग माइनस 0.23 के लगभग आपके पास क्या रहेगा, ई रहेगा, और आई रहेगा 2.6 के लगभग। दूसरे वाले केस में प्लस हो जाएगा और करंट आपका हो जाएगा 2.6 के। तो पहले वाले के केस में -2.6, 0 से 2 सेकंड तक बढ़ा, फिर उसके बाद कांस्टेंट, फिर उसके बाद 4 से ये कितना हुआ 2.6, फिर उसके बाद ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक, ठीक, समझ गए, इस बात को समझ ही गए होंगे। अब तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह था रिलेटेड, इस बार तो बहुत इजी हो गया, आपको बता दिया B2 - B1 करो, मत खत्म करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, आपको मिलते हैं अल्टरनेटिव लेक्चर करंट के दूसरे लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।